नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो मूल अधिकार शुरू कर रहे हैं आज, इससे पहले हमने नागरिकता पढ़ी, अब मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं जो RAS IAS के अंदर बहुत ही अधिक प्रश्न इसी में से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है सब कुछ भारत के अंदर, भारत के जो निवासी है उनके लिए जो सबसे बड़ा या सबसे कारगर जो ग्रंथ है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के बारे में सबको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार भारत के संविधान में भाग संख्या 3 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दर्शाए गए हैं। और मूल अधिकार तो हमने हमारे संविधान के अंदर प्रावधान जो कहाँ से किया है, USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये जो मूल अधिकार है वो लिए हैं। और भारत में ये जो मूल अधिकार है उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है मानव जीवन में जो जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जो अधिकार चाहिए, मूल अधिकार, मानव के अधिकार जो है वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो अब इसमें शुरू में पढ़े हम अनुच्छेद 12 के अंदर क्या दिया गया है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी भारत की संसद, भारत की सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकारों के अधीन आने वाले जितने भी पदाधिकारी है वो इन सब की इसमें परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 के अंदर इसे मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई छेड़छाड़ होती है या वो होती है, उसका जो प्रहरी है वो कौन है, अनुच्छेद 13। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन और इस तरह के जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। अब जो है मूल अधिकार, कुल कितने मूल अधिकार, 6। पहले 7 थे जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। उसको हटा करके कहाँ रखा है, अनुच्छेद 300A में। जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300A के अंदर रखा गया है। वहां इसका नाम क्या है, विधिक का अधिकार। ये विधिक अधिकार है, ये 300A में रखा गया है। तो ये हो गया मूल अधिकार। कितने हैं, 6। पहले 7 थे, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके 300A में रखा गया है। और अब कितने अधिकार है, मूल अधिकार 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में रख दिया गया है। अब है संपत्ति का अधिकार जो 6 है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 अधिकार है, उनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। समता का अधिकार, पहला भाग कौन सा है, समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 में वर्णित है। तो 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समान सब छोटे से लेके बड़ा आदमी समान है। यानी आम आदमी से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश वगैरह सब के सब विधि के समान सब समान है। किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें वर्णित किया जाए तो विधि या कानून के रूप में सभी के सभी समान व्यक्ति, यानी विधि के समक्ष समानता। फिर है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान, धर्म किसी के भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अगर मूल अधिकारों का जो दिया जाए, मूल अधिकारों का जो वहन करने की जो अधिकार दिया है भारत के संविधान में, वो सभी के सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जन्म स्थान चाहे उसका राजस्थान में हुआ हो, चाहे बांग्लादेश में हुआ हो, बांग्लादेश में बंगाल में हुआ हो, चाहे केरल में हुआ हो, चाहे पंजाब में, कहीं भी भारत की भूमि पर कहीं भी उसका जन्म हुआ है, तो लिंग और जन्म के आधार पर इसका विभेद नहीं किया जा, किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। अब है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी
सारी सेवाएं हैं और इन चीज़ों में जो है अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 16A के अंदर विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें जो SC, ST, OBC, AWS और जितने भी जो है उनको जो विशेष नौकरियों में जो विशेष आरक्षण दिया गया है वो इसमें वर्णित है। कई बात क्या है कि लोग इनके बारे में ये सबसे ज्यादा तो है चर्चित क्यों रहता है, क्योंकि इसके बारे में ना तो कोई ढंग से पढ़ता, ना कोई इसके बारे में बताता, और बताने वाले भी इस तरह से इसके बहुत ज्यादा ये आलोचना करते हैं। इस अनुच्छेद की मूल अधिकार आते ही इस अनुच्छेद की लोग आलोचना करने लग जाते हैं कि देखो नौकरियों में आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था और आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार मैं क्लास में बैठा था, वो IAS की कोचिंग करा रही थी, यही बीकानेर कर रहे थे, तो आए हुए थे, वो दिल्ली से आए हुए थे कि मैं संविधान पढ़ाता हूँ। ठीक है, हम भी 8-10 लड़के बैठे थे और पढ़ रहे थे। तो उस क्लास के अंदर वो पढ़ाने लगा अनुच्छेद मूल अधिकार पढ़ाते वो सर पढ़ाने लगे कि ये लोक नियोजन में अवसर की समानता के इसमें आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था, और फिर ये जो सरकारें हैं अपने वोट बैंक के लिए या किसी भी लालच में आगे से आगे हर 10 साल में बढ़ाती जा रही है। फिर मैंने बीच में उठ करके उनको कहा, सर आप कौन से देश की संविधान पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने मेरे सामने देखा, कैसे? क्या मैं भारत का संविधान पढ़ा रहा हूँ? सर भारत का संविधान के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। देखो भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि और कहाँ है? मैं ये जो लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये इसमें कहीं भी 10 साल का वर्णन नहीं है। अगर 10 साल का वर्णन होता तो इस अनुच्छेद को हर 10 साल बाद में संविधान संशोधन करके आगे बढ़ाते तो इसमें वर्णन होता। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, जो 10 साल का जो आप वर्णन कर रहे हो वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो सीटों का आरक्षण है, चुनाव के अंदर जो MLA MP जीत के आते हैं वो आरक्षण है, वो प्रतिनिधित्व है जो 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ये मूल अधिकार है। हाँ, इसमें संसद विधि द्वारा एक समायोजित परिवर्तन कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। जो ये बात हुआ उसके बाद में 1952, 65, 67, 73 के अंदर जो ये संविधान संशोधन से संबंधित वाद में उसके अंदर उसका वर्णन है। तो ये ऐसा नहीं है। जो 10 साल वाला है वो कौन सा है? MLA MP के अंदर जो चुनाव होते हैं वो हर 10 साल बाद में बढ़ाया जाता है। संविधान संशोधन करके इसको 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है, वो होता है। तो इसलिए आपको भी मैं कहता हूँ कि जब भी कोई 10 साल ये जो नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए 10 साल की बात करें, उनको ये समझाओ कि भाई ऐसा नहीं है, ये चीज है, ये परमानेंट है, इसमें ऐसा नहीं है। वो है 10 साल वाला MLA MP वाला चुनाव। आगे समझ, ठीक है। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी, यानी किसी के हाथ लग गया, जैसे है ना गांव में ऐसे कुछ होता है, मतलब होता था और कहीं भी हो सकता है, अभी भी होता, तो किसी को भी टच कर लिया तो आप इस यह नहीं कह सकते कि मैं अशुद्ध हो गया इस तरह से, यानी कि अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। 18 के अंदर उपाधियों का अंत, यानी सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा कोई भी व्यक्ति कोई भी इससे संबंधित उपाधियों का अपने बिजनेस या व्यापार में उपयोग नहीं कर सकता, और किसी भी बिना अनुमति से कोई राज्य भी बाहर की विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकता। ये उपाधियों का अंत है। सेना और शिक्षा को छूट है, उसके शिक्षा से संबंधित उपाधियां होती है और सेना से मेडल वगैरह वो उपाधि, उनको अलावा सारी की सारी इसमें उपाधियों का अंत। फिर है पहला अधिकार हो गया समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसमें 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और स्वातंत्र्य संबंधी कुछ अधिकार, इसमें 6 प्रकार की जो दी गई है। इसमें भी वही है, 7 थी पहले, एक वही संपत्ति का अधिकार को हटा करके यहाँ 6 कर दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता,
किसी भी भारत भूमि पर कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार और वृद्धि करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये क्या होगी? शांतिपूर्ण होगी। ऐसा नहीं है मर्जी जहां मर्जी किसी की दूसरे की स्वतंत्रता को भंग करके हम कहीं भी ये चीजें जारी नहीं कर सकते। ये शांतिपूर्वक वाद की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निवास करने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के अंदर दी गई है वाक और स्वातंत्र्य संबंधी अधिकार। ये 6 अधिकार है। फिर हो गया 20वें अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों से दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण मतलब है आपको कोई भी जबरदस्ती अपने मन से अपने ही गवाही देने के लिए बाधित नहीं कर सकता। आपको मेरी कहने का मतलब जबरदस्ती है जबरदस्ती आपको अपने खिलाफ ही गवाही देने का आपको पाबंद नहीं कर सकती। आपको यह है अनुच्छेद 20 से संबंधित। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी किसी भी व्यक्ति की मूल अधिकारों को रोकने के लिए या किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके प्राणों को और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डाली जा सकती। शिक्षा संबंधी अधिकार ये जोड़ा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बाद में 21A के अंदर शिक्षा संबंधी अधिकार जो RTE। अब जो 25% स्कूलों के अंदर जो फ्री में एडमिशन हो जाता है सरकार जो पैसा देती है और उसकी फीस सरकार भरती है, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर करके शिक्षा संबंधी एक मूल अधिकार और जोड़ा गया 21A में। फिर है 22 अनुच्छेद 22 के अंदर कुछ दशा में गिरफ्तारी या निरोधक संरक्षण यानी किसी भी दशा में किसी दशा में गिरफ्तार और निरोध की संरक्षण यानी किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं या किसी में कोई बंदी कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं। विस्तार से आगे बढ़ेंगे। फिर तीसरा जो अधिकार है मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के अंदर है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम यानी बेगार प्रथा पर प्रतिबंध यानी किसी भी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते और किसी भी व्यक्ति से आप फ्री में बेगार नहीं ले सकते। बेगार पैसा नहीं दे रहे और आप काम करा रहे, उस तरह से आप काम नहीं करवा सकते। फिर है अनुच्छेद 24 के अंदर कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिबंध यानी किसी भी बालक को 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे का इस तरह के अलग प्रावधान जो आते रहते हैं तो उसमें आप किसी भी बच्चे को कठोर परिश्रम नहीं करवा सकते। फैक्ट्री आदि में जो कठिन काम है जो बालकों के बालपन को नुकसान पहुंचाने वाले काम वो नहीं करवा सकते। ये है अनुच्छेद 24 के अंदर। फिर एक 5वां जो है मूल अधिकार वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अंतःकरण और धर्म का एवाज रूप से मानने का अधिकार यानी अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। धर्म के आधार पर वो अपना कुछ भी करे, अपने घर में अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की व्यवस्था। अपने धार्मिक कार्यों में जो भी मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से वो करे, वो स्वतंत्रता। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि समुदाय की स्वतंत्रता यानी कोई भी सरकार किसी एक धर्म विशेष के बढ़ोतरी के लिए, धर्म विशेष को ऊंचा उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति से टैक्स या कर नहीं लगा सकती या उसे पैसा नहीं उगा सकती। फिर है किसी विशिष्ट धर्म हो गया 27 में और अनुच्छेद 27 के अंदर किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि है तो समुदाय की स्वतंत्रता यानी किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि है तो आपसे टैक्स नहीं ले सकती सरकार। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के अंदर है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में या धार्मिक संस्थाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, वो उपस्थित हो ना हो कोई पाबंदी नहीं है। अब है आगे अगला जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो 5वां तो मूल अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वो अनुच्छेद 29 से लेके 30 के अंदर वर्णित है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वंचित इस आधार पर नहीं किया जा सकता यानी वो अल्पसंख्यक है या किसी धर्म का है उसको इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता शिक्षा संबंधी अधिकारों से। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यानी अल्पसंख्यक वर्ग है उनको वो अपने शिक्षा संबंधी अधिकारों या संस्थाओं को खोल सकता है, उन पर कोई रोक टोक नहीं है।
फिर ये जो छठा जो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, इसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 में था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर 301 के अंदर रख करके विधिक अधिकार बनाया दिया गया और ये प्रभावी कब हुआ? 20 जून 1979। 20 जून 1979 लागू होने का मतलब जब राष्ट्रपति के अंतिम साइन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ये लागू हो गया। फिर है जो लास्ट वाला है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक वर्णित है। 32 के अंदर इन अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार संबंधी 5 प्रकार की रिटें भी वर्णित है। जो उपचार कैसे करोगे? रिट कोर्ट में जाओगे, आप जो आपका संरक्षण करता है वहां जाओगे, उसके लिए 5 प्रकार की रिट जो लगाई जाती है वो इसमें वर्णित है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण और बिना अनुचित कार्रवाई के, बिना उचित कार्रवाई के यानी अनुचित रूप से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परमादेश, यानी कोई भी कहीं भी अवैध रूप से कहीं बैठा है, किसी पद पर बैठा है तो उसको कहते हैं भाई परमादेश, मतलब ये हमारा आदेश है और इस आदेश से उसे पालन करवाना परमादेश की होगी। प्रतिषेध, यानी किसी को रोकना, अगर अवैध रूप से कोई किसी पद पर बैठा है उसको रोकना। अधिकार प्रसार, वो कोई अगर मान लो काम करते हैं तो ये बताते हैं कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, ये भी एक विधिक अधिकार हो गया इसका। फिर उत्प्रेषण, उत्प्रेषण किसी भी चीज को अगर कोई अपने अधिकारों से बाहर जाकर के कोई काम करता है तो उसको रोकने का। तो ये है संवैधानिक अधिकार उपचार के अंदर 5 प्रकार की रिट होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रसार और उत्प्रेषण। फिर अनुच्छेद 33 के अंदर प्रतिरक्षा सेना संबंधी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 से संरक्षण, यानी प्रतिरक्षा यानी आर्मी, सेना वगैरह जो है, जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं या जो सेना संबंधी जो व्यक्ति है उनके विरुद्ध ये चीजें नहीं लगाई जा सकती ताकि जो अनुशासन बना रहे ये। फिर अनुच्छेद 34 के अंदर सेना नियम जहां लागू है वहां इससे स्वतंत्रता, यानी सेना के नियम जो मार्शल लॉ जहां लागू है वहां पे ये इन चीजों से स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 35 में इस भाग का प्रभावी बनाने रखने के लिए, हाँ, यानी इस भाग को, ये जो क्षेत्र है इन चीजों को प्रभावी बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। अब इनसे संबंधित बात है मूल अधिकारों से। लोगों ने सोचा ना कि मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जाए, क्या संशोधन करें, तो संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसमें कई तरह के वाद हुए। 4 प्रकार के 4 जो वर्णित है बहुत विशेष रूप से। तो सबसे पहले 1952 में संविधान संशोधन संबंधी जो वाद है, पहला वाद हुआ 1952 के अंदर, शंकरी प्रसाद वाद कहलाता है, जो इसमें कहा गया कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, बाद वाले जो वाद हुए इनको रिजेक्ट करते गए। फिर 1965 के अंदर सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान सरकार, इन्होंने भी सेम यही दिया कि संसद जो है वो संविधानों में कि ये मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर 1967 के अंदर आया गोलकनाथ वाद, उसमें उपयुक्त दोनों निर्णयों को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इसी निर्णय में सरकार पेशोपेश में आ गई और 24वां संविधान संशोधन लेके आई। और उसके बाद में ये जो केशवानंद भारती विवाद आया, ये बहुत चर्चित है। केशवानंद भारती 1973, और इनकी जो ये डेट ये भी पूछी जाती है 24/4/1973। इसमें संशोधन से संबंधित जो ये आया, इन्होंने निर्णय दिया, हाँ, संसद उचित विधि बनाकर मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे का जो वर्णन आया वो कौन से वाद में आया? केशवानंद भारती 1973। और तारीख कौन सी है? ये देखो तारीख कौन सी है? 24 अप्रैल 1973। तो कई बार ये पूछा जाता है कि संविधान के मूल ढांचे का वर्णन पहली बार कहाँ हुआ? तो केशवानंद भारती वाद में। फिर ये छोटी सी कीवर्ड है पीछे, मूल अधिकार S3D/S2, यानी सबसे पहले क्या है? पहला S किसके लिए है? समानता के लिए, समानता का अधिकार। पहला S किसके लिए है? समानता अधिकार। दूसरा अधिकार, दूसरा S किसके लिए है? स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा अधिकार किसके लिए है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और फिर आगे डी, डी किसके लिए है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर S2, दो S और आगे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, S से। फिर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का ये तो काट दिया गया है, इसको छोड़ दिया हमने, नहीं तो वहां भी S3 लिखना पड़ता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर हो गया S2, ये हो गया, ये इसका कीवर्ड है। फिर मूल अधिकारों संबंधी जो वाद है ये याद कर लो तारीख लगातार 1952, 1965, 1967, 1973, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित इन वादों के नाम लिख देंगे और इनका मिलान करो कब कब हुए। तो आप 1952 सक्रिय प्रसाद, 1965 सज्जन कुमार, 1967 गोलकनाथ, 1973 केशवानंद भारती। तो इसमें भी आप ये कर सकते हो SS GK, SS में सोशल साइंस जीके, या क्या पढ़ रहे हो? SS पढ़ रहा हूँ, SS GK, SS का GK, SS में आता सब, तो SS GK। फिर मूल ढांचे का सिद्धांत, ये तारीख है, ये तारीख को याद कर लो, ठीक है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मोटा मोटा चीजें इसमें आ गई है। मूल अधिकार हम सबको प्राप्त है, मूल अधिकार वहीं तक प्राप्त है जब किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। तो इसके साथ ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही मेहनत के साथ ये कीवर्ड बनाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से आते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार पूछ लिए जाते हैं, इनका क्रम कौन सा है, ये अनुच्छेद कौन से हैं, इनका वाद है वो कौन से हैं, और ये इनके सन पूछ लिए जाते हैं 1952, 65, 73। नाम कौन सा है? शंकर, सज्जन, गोलक, केशव, ठीक है। तो इसी के साथ ये मूल अधिकारों की मेन चीजें ये इसमें हो गई है, और विस्तार से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी के साथ नमस्कार, सबको धन्यवाद। आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि संविधान का जो पाठ है वो हर घर तक पहुंचे। मतलब संविधान जो है, हमारी जो मूल चीजें हैं वो हमें याद होनी बहुत जरूरी है। अगर आप संविधान को पढ़ लोगे, संविधान आपका मोटा मोटा चीजें याद हो जाएगी, तो आप कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में आप अटकोगे नहीं, और कहीं भी आप बैठे हो, कहीं बातचीत हो रही है, कहीं आपकी वार्तालाप हो रही है, तो आप आराम से बता सकते हो कि हमारे देश का संविधान ये है। एक दिल्ली के अंदर पढ़ाते हैं IAS कोचिंग संजय सिंह जी, वो तो इतने मतलब कहते हैं कि जो संविधान है ना वो हमारे देश की आत्मा है, संविधान की वजह से हम जिंदा हैं, संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है, संविधान को साक्षी मान करके, संविधान का सहारा लेकर के हम जीते हैं। और कई महापुरुष तो ये भी बताते हैं कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। आज जो न्याय व्यवस्था चल रही है, आज जो वकील जो रोजगार को भी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। आज अगर संविधान को किनारे कर दिया जाए तो कम से कम ये जो न्याय प्रणाली है, और न्यायिक प्रणाली के अंदर जो रोजगार या अपने काम में लगे हुए हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और जो भारतीयों को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, भारतीयों को जो बड़े बड़े अधिकार मिले हुए हैं, अच्छे अच्छे अधिकार मिले, वो सारे के सारे विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए संविधान भारत की एक आत्मा है, इसलिए संविधान को हर घर में, हर व्यक्ति को संविधान की जानकारी होनी जरूरी है। और किसी की जानकारी हो चाहे ना हो, लेकिन भारतीय संविधान की जानकारी सबको होना जरूरी है। इसलिए ये जो मैं YouTube पर डालता हूँ, इसको पूरा का पूरा देखें, अच्छी तरह समझें। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट कर दें और मेरे को व्हाट्सएप कर दें, कैसे भी करें, किसी भी प्रकार का 24 घंटे में सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।